Sure. So today we will study the heart rate. तो नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होती है. ऑन द एवरेज 72 बीट पर मिनट. नॉर्मल हार्ट रेट इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट. ऑन द एवरेज 72 बीट्स पर मिनट. दे आर द टू पैथोलॉजिकल कंडीशंस जिसमें आपकी हार्ट रेट ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है. जब हार्ट रेट आपकी ज़्यादा हो जाती है उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, और जब हार्ट रेट कम हो जाती है तो उसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं. कोई पूछेगा टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया क्या है, तो ये नहीं बोल रहे हैं हार्ट रेट ज़्यादा हो जा रही है कम हो जा रही है. क्या बोल रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, और जब किसी व्यक्ति की हार्ट रेट 60 से कम हो जाती है तो उसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं. तो when the heart rate is more than 100, this is known as tachycardia, and when the heart rate is less than 60, it is known as bradycardia. So normal heart rate 70 to 80 beats per minute, on the average 72 beats per minute. When it is more than 100, it is known as tachycardia. When it is less than 60, it is known as bradycardia. There are the following factors that affect the heart rate. Number one is age. तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वेगस नर्व की जो टोन है, आपकी बॉडी की जो टोन है, नर्व्स की जो टोन है, वो टोन बढ़ती है, और टोन के बढ़ने की वजह से आपकी हार्ट रेट कम होने लगती है. लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब क्या होता है कि आपकी जो वेगस नर्व की टोन है वो नॉर्मली ढीली पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ने लगेगी. तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि वेगस नर्व का हार्ट रेट पे जो इफेक्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जब भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी उसकी टोन बढ़ेगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी. जब भी वेगस नर्व की टोन कम होगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी. ये बात याद रखनी है. तो जब फीटस की बात करें, जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है, फीटल हार्ट रेट, तब उसकी जो फीटल हार्ट रेट है बच्चे की फीटस की, दैट इज 140 से 150 बीट पर मिनट, 140 टू 150 बीट पर मिनट. और जब बच्चा बाहर जाता है न्यूबॉर्न में भी, तो 130 टू 140 बीट्स पर मिनट. तो जब फीटस था तो उसकी 140 से 150 बीट पर मिनट थी. जब वो बाहर आ गया 130 से 140 बीट पर मिनट थी. 12 साल की उम्र तक ऑन द एवरेज 100 बीट्स पर मिनट होती है. 12 साल के बाद 70 से 80 बीट पर मिनट, ऑन द एवरेज 72. और जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं तो फिर से बढ़ने लगती है और 100 बीट पर मिनट तक नॉर्मल है ओल्ड एज. तो पहला फैक्टर था एज. दूसरा फैक्टर है सेक्स. तो सेक्स की बात करें, अगर दो सेम एज के, सेम वेट के, सेम हाइट के व्यक्ति हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो फीमेल्स में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेल्स. फीमेल्स में क्यों होती है? क्योंकि फीमेल्स का एक तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहता है, तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उनकी नॉर्मल हार्ट रेट ज़्यादा होती है. दूसरा सिंपैथेटिक टोन, रेस्टिंग सिंपैथेटिक टोन. तो फीमेल के केस में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट की अवस्था में भी ज़्यादा टोन में रहता है. क्या शब्द यूज करेंगे? रेस्टिंग सिंपैथेटिक टोन. तो फीमेल्स की रेस्टिंग सिंपैथेटिक टोन ज़्यादा होती है और ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए उनके केस में जो हार्ट रेट है वो मेल की अपेक्षा ज़्यादा होती है. तो पहला फैक्टर था एज, दूसरा फैक्टर है सेक्स, तीसरा फैक्टर है बॉडी टेम्परेचर. तो जब भी कभी किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो उसकी हार्ट रेट 10 बढ़ जाती है. क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो डायरेक्टली एसिड नोड पे काम करता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति का जो बीपी है वो कम हो जाता है. इन द सेम वे अगर किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा तो उसकी हार्ट रेट भी 10 नंबर में कम हो जाएगी और साथ में उसका बीपी बढ़ जाएगा. तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अवस्था में, व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अवस्था में, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इस रिलेशन को मैरीज लॉ कहते हैं. क्या कहते हैं? मैरीज लॉ. देन वी विल सी द ड्रग्स. तो अगर हम दो तरह के मेन चीज लेके चलें, एक एपिनेफ्रिन और एक नॉरएपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन के स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ती है, नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से भी हार्ट रेट बढ़ती है, लेकिन उसका जो प्रेशर रिसेप्टर है उसकी वजह से क्या होता है, बेटा रिसेप्टर की वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और फाइनली जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है. तो हार्ट रेट पे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों की वजह से बढ़ रही थी. एपिनेफ्रिन की वजह से डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से बढ़ रही थी, एपिनेफ्रिन की नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से भी बढ़ रही थी, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से प्रेशर एक्शन की वजह से बेटा रिसेप्टर की वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और हार्ट रेट फाइनली कम हो जाती है. तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एपिनेफ्रिन की वजह से बढ़ गई और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से कम हो गई. उसके बाद अगला फैक्टर आया रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन की बात करें तो जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ती है, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाती है.
ये जो रिलेशन है इंस्पायरेशन के समय बढ़ना और एक्सपायरेशन के समय कम होना, दिस रिलेशन इज नोन एज साइनस एरिथमिया। उसके बाद आएगा एक्सरसाइज। तो जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, कुछ भी काम करता है, तो उसकी हार्ट रेट बढ़ने लगती है। कोई दौड़ लगा रहा है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी, लेकिन मैक्सिमम कितना बढ़ेगी? 220। कितना बढ़ेगी? 220, 220। उसके बाद हार्ट रेट भी बढ़ेगी, सीधे हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। तो एक्सरसाइज और हार्ट रेट के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर इंक्रीजमेंट, एक लाइन से बढ़ रहे हैं, लेकिन कब तक बढ़ेंगे? 220 तक। उसके बाद हार्ट उसका कोलैप्स हो जाएगा। देन आएगा इमोशंस। तो इमोशंस भी क्या है? जब कोई व्यक्ति एंजाइटी में है और जब एक्साइटमेंट में है, गुस्से में है, तो उस समय उसकी हार्ट रेट बढ़ती है। और कोई व्यक्ति दुख में है, सदमे में है, ग्रीव्स में है, डिप्रेशन में है, तो उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है। तो एक्साइटमेंट की वजह से, एंजाइटी की वजह से, गुस्से की वजह से हार्ट रेट बढ़ रही है। दुख में है, शोक में है, डिप्रेशन में है, तो उसकी हार्ट रेट कम हो रही है। नेक्स्ट फैक्टर आया पेनफुल स्टिमुलाई जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सुपरफिशियल पेन और एक डीप पेन। तो सुपरफिशियल पेन मतलब सुपरफिशियल पेन कैसे होगा? मैंने सपोज आपको धीरे से ऐसे काट रहा हूँ या मैं आपको चाटा लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर से ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सुपरफिशियल पेन के केस में हार्ट रेट बढ़ती है और बीपी घटता है। बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ती है और बीपी भी बढ़ता है। जब डीप पेन होगा, डीप पेन मतलब अंदर से आपको कोई ऑर्गन फट गया तो डीप पेन होगा। तो डीप पेन के केस में क्या होगा? हार्ट रेट भी कम हो जाएगी और बीपी भी कम हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स। पहला फैक्टर एज था, दूसरा फैक्टर जेंडर था, तीसरा फैक्टर बॉडी टेम्परेचर था, चौथा फैक्टर ड्रग्स था, पांचवा फैक्टर एक्सपायरेशन था, छठा फैक्टर था, सातवां फैक्टर था और लास्ट फैक्टर। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। जो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन है वो दो तरह के फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर कार्डियक इनर्वेशन, दूसरा फैक्टर मेडुलरी सेंटर। कार्डियक इनर्वेशन मतलब कार्डियक को जो सप्लाई कर रहा है, कार्डियक इनर्वेशन मतलब कार्डियक को जो सप्लाई कर रहा है। तो कार्डियक को कौन सप्लाई करेगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन सप्लाई करेगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है, जब सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। जब पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। क्यों कम हुई? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मतलब वेगस नर्व के थ्रू स्टिमुलेशन हो रहा है। तो सिंपैथेटिक की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगी। दूसरा हम पढ़ेंगे मेडुलरी सेंटर। तो मेडुला के अंदर दो सेंटर्स होते हैं, एक सीबीसी और दूसरा वीएमसी। एक सीबीसी और दूसरा वीएमसी। तो मेडुला के अंदर जो हार्ट सेंटर है, हार्ट के सेंटर, हार्ट को कंट्रोल करने वाले सेंटर हैं, वो दो हैं, एक सीबीसी और दूसरा वीएमसी। तो वीएमसी का मतलब क्या है? वीएमसी का मतलब है वेसोमोटर सेंटर। तो जो वेसोमोटर सेंटर है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक कंस्ट्रिक्टर एरिया, एक डायलेटर एरिया और एक सेंसरी एरिया। जो कंस्ट्रिक्टर एरिया है उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ती है, जो डायलेटर एरिया है उसकी वजह से हार्ट रेट कम होती है, जो सेंसरी एरिया है वो कंस्ट्रिक्टर और डायलेटर दोनों को रेगुलेट करता है। तो वीएमसी वेसोमोटर सेंटर, इसके तीन पार्ट हैं, कंस्ट्रिक्टर एरिया, डायलेटर एरिया और सेंसरी एरिया। कंस्ट्रिक्टर एरिया की वजह से हार्ट रेट बढ़ती है, डायलेटर एरिया की वजह से कम होती है और सेंसरी एरिया जो है वो इन दोनों एरियाज को कंट्रोल करता है। लास्ट हमने पढ़ा कार्डियोवेगस सेंटर। तो कार्डियोवेगस सेंटर मतलब वेगस नर्व के अंदर ऐसा कुछ रखा है जो कार्डियक को कंट्रोल कर रहा है। वो क्या रखा है? वो एक न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस का नाम क्या है? न्यूक्लियस एम्बाइकस। क्या नाम है? न्यूक्लियस एम्बाइकस। तो वेगस नर्व के अंदर एक न्यूक्लियस एम्बाइकस होता है, वो आपकी हार्ट रेट को या कार्डियक को कंट्रोल करता है। वो कैसे काम करता है? उसकी इंपल्सेस बढ़ेंगी या घटेंगी, वो किस पे डिपेंड करती है? वेरोरिसेप्टर इनपुट्स पे। वेरोरिसेप्टर इनपुट मतलब जो आपके प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन सा प्रेशर? ऑक्सीजन का प्रेशर या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। तो वेरोरिसेप्टर इनपुट की वजह से वेगस नर्व की रेस्टिंग टोन डिसाइड होगी और दैट विल कंट्रोल द हार्ट रेट। वो कैसे? सपोज एक कमरा है, उस कमरे के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या होगा? सारे बच्चे सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ने लगेगा। उस अवस्था में क्या होगा? जो आपके वेरोरिसेप्टर्स हैं वो इनपुट भेजने लगेंगे, किसको? वेगस नर्व को। और उसकी वजह से क्या होगा? वेगस नर्व कम स्टिमुलेट होगी, कम लेस इनहिबिट होगी, और वेगस नर्व जब लेस इनहिबिट होगी तो क्या होगा? वो व्यक्ति का जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा, हार्ट रेट।
First, what is normal heart rate, what is tachycardia, what is bradycardia, then the factors affecting the heart rate, and lastly the regulation of heart rate. समझ आ गया?